नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज भी हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत की, और आज जो कि वहां पर एक मैजिक फिगर का नाम बार बार आ रहा है, इसलिए आज हम बात करेंगे हिंसों की, यानी आंकड़ों की। तो चलिए खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं। हिंसों का खेल। जी हाँ, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्तलिफ सतहों पर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बयानबाजियों और दावों का दौर दौरा है। बागियों के अपने दावे हैं, अघाड़ी की जानिब से भी दावे किए जा रहे हैं। शिवसेना के लीडर संजय राउत ने दावा किया कि पार्टी मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि गुवाहाटी गए हुए 20 अरकान असेंबली उनके राब्ते में है। ये एक बड़ी बात उन्होंने आज कही है। आगे उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई वापस आएंगे तो हकीकत का पता चल जाएगा, यानी आज एक बड़ा खुलासा हो जाएगा। संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि मुंबई छोड़कर ये लीडर दबाव में गए। संजय राउत ने कहा कि बाला साहब का शिव सैनिक किसी दबाव में पार्टी नहीं छोड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम की किसी के साथ कोई मीटिंग आज नहीं है। फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। जराये के मुताबिक एकनाथ शिंदे ग्रुप आज अपनी हिमायत वापस ले सकता है। एकनाथ शिंदे ने 48 अरकान असेंबली की तायद का दावा कर डाला है। मजीद 7 बागी अरकान आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। जराये के मुताबिक गुवाहाटी में शिवसेना के 41 अरकान असेंबली है, और इन्हीं नंबरों की आज हम यहां पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज किसने क्या कुछ कहा है। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो खास मेहमान रहेंगे उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजना घाड़ी जी, जो कि शिवसेना की स्पोक्स पर्सन हैं। संजना मैम, एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे खबर दोपहर में। और हमारे साथ आज भी रहेंगे विजय सिंह कौशिक जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे, वहां की सियासत पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सांवर पटेल जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सनवर पटेल जो कि बीजेपी से हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं। सनवर जी, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। तो हमारे दोनों मेहमान हैं, और विजय जी भी अब से कुछ ही देर बाद हमसे कनेक्ट होने वाले हैं। संजना जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि संजय राउत का ये बयान सामने आ रहा है कि खुलासा हो जाएगा। कई जो हैं उनके राब्ते में उनके साथ संपर्क भी साधा हुआ है। तो आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है खुद शिवसेना के लिए। जी बराबर है ये जो आपके पास न्यूज है। संजय राउत जी जैसे कह रहे हैं, वो लोगों के वहां के एमएलए के कुछ एमएलए के कांटेक्ट में है। और जिस तरह से नितिन देशमुख या कैलाश पाटिल जो वहां से वापस आ चुके हैं और बहुत सारी दिक्कतों के बाद वो वापस आए हैं, और उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की है, उन्होंने बताया है कि उनके सिग्नेचर जो है लेटर पे, नितिन देशमुख जी वो बता रहे कि वो मेरे सिग्नेचर है ही नहीं। तो ऐसे शायद और किसी के साथ हुआ है, किसी को दबाव में वहां पे लेके जाया गया है।
क्या ये जब तक ये लोग सामने नहीं आते तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। इसके वजह से संजय राउत जी ऐसा आपको कह रहे हैं। जी, लेकिन संजना जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है, हिंसों की बात हो रही है, मैजिक फिगर की बात हो रही है, तो इस पर तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया ही जा रहा होगा और तमाम तर चीजें जो हैं वो उन पर बातचीत हो रही होगी। यस, बराबर है। कल आपने जैसे देखा और 4 से 5 आमदार शाम को भी चले गए हैं वहां पे, जो उनको गुवाहाटी में जाके दाखिल हो चुके हैं। तो इस बात को कहीं पे झुटलाया नहीं जा सकता कि कहीं पे लोग खुद से भी वहां पे अभी एमएलए जाके ज्वाइन हो रहे हैं। तो जो भी है अभी उनका 2/3 का जो भी मैजिक फिगर है वो एकनाथ शिंदे जी की गुट ने वहां पे ले लिया है। तो जो होगा उसके लिए शिवसेना तैयार है। शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब जी, जैसे आपने कल देखा होगा, जी 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 वर्षा बंगलो से वो निकल चुके हैं जी और उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है जो होगा, क्योंकि शिवसेना संघर्ष से कभी डरी नहीं है। संघर्ष करना हमारे खून में है, संघर्षों से तैयार हुई हुई ये पार्टी है। और जब तक सामान्य शिवसैनिक, क्योंकि मुझे पता है ये जो एमएलए गए हैं कोई पैसे के अमीर से गए होंगे, कोई ईडी या इनकम टैक्स के डर से गए होंगे, क्योंकि वो खोने की क्षमता भी जो उनके पास है जी मैम, उसकी क्षमता भी शिवसेना ने उनको दी हुई है, फिर भी इसी दबाव में आके गए हैं। ये सीधी और साफ रणनीति जो भाजपा खेल रही है वो सबको दिखाई पड़ रहा है। जी, तो एक बार फिर से आपको मैम ये लगता है कि इस सबके पीछे बीजेपी का हाथ है? और हमारे साथ इस वक्त समर पटेल जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये बात हो रही है ऑपरेशन लोटस या फिर ऑपरेशन कमल, ठीक है, ये तो कुछ चंद ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम सुन रहे हैं, लेकिन आपसे बेहतर वहां की अभी पॉलिटिक्स जिस तरह से हो रही है उसको कोई नहीं बता सकता। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है खुद बीजेपी के लिए भी। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपसे अपना तारुफ जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे नाम नहीं बताया था कि कौन रहेंगे एंकर। जी जी, हिना जी। देखिए हिना जी, जहां तक आपने प्रश्न किया, निश्चित रूप से जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक दल है, तो निश्चित रूप से प्रश्न किए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से, या इसको ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल कहा जा रहा है, ये बिल्कुल भी अर्थहीन है। ये पूरी तरह से शिवसेना का आंतरिक मामला है। शिवसेना में जो बड़ा वर्ग है उसको किस ओर जाना है, उसको भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ खड़े होने में अपने आप को कंफर्टेबल वो लोग महसूस करते हैं, या उनको कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़े होने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये सिर्फ उसी की परिणति है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो सरकार बनी थी, यह सरकार स्वाभाविक सरकार नहीं थी जी, यह कुछ अवसर के कारण से अस्वाभाविक सरकार बनी थी। तो ये अस्वाभाविक जब चीजें होती है तो कितना चलती है, कितना नहीं चलती है, ये हमारे सबके सामने है। जी जी जी, ठीक है, आपने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जी जी जी, आपने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बीजेपी का पक्ष रख दिया है, बीजेपी की बात आपने रख दी है। हालांकि जिस तरह से सूरत जाते हैं पहले तमाम जो अरकान असेंबली हैं, सूरत से वो जाते हैं गुवाहाटी, तो मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक का ये जो लंबा सफर है ये कोई यूं ही नहीं तय कर लेता है। सर, इस पर भी हम बात करेंगे। और इतनी पॉलिटिकल समझ तो हम सभी में है कि इतना लंबा सफर गुवाहाटी तक। जी संजना मैम, बिल्कुल कहना चाहूंगी मैडम। जी जी मैम। महाराष्ट्र से निकल के ये सब एमएलए गुजरात जाते हैं, सूरत, जहाँ पे बीजेपी के कोई प्रमुख नेता वहां पे उनको मिलते हैं, और जिस तरह से उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है उसी भारी पुलिस प्रोटेक्शन में गुवाहाटी जाते हैं। गुवाहाटी में भी वहां के बीजेपी के प्रमुख नेता उनके लिए स्वागत के लिए खड़े होते हैं। तो इसमें कोई जानने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मुझे बीजेपी के यहाँ जो सम्मानीय प्रवक्ता है उनको मुझे पूछनी है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ऑन हो चुकी है क्या? जिस राष्ट्रवादी के साथ आप गए हैं, आप गए थे, अजीत दादा के साथ शपथ ली थी, तभी ये नवाब मलिक रहे, अनिल देशमुख जी रहे, ये सब आपके साथ रहते थे और तभी वो वॉशिंग मशीन में डाले हुए रहते थे। वैसे ही आज एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए, सबको मालूम है, सबको ईडी का नोटिस आया हुआ है।
सुहास कांदे जैसे लोग जो वहां पे गए और दूसरे दिन उनके घर पे ईडी का नोटिस आया है, जी और मैम। कितने जनों को ईडी का नोटिस दिखा के आपने वहां पे न्योता दिया हुआ है। जी संजना और मैम, ये बात लोकशाही का लगातार शिवसेना बहुत की बड़ा तरफ दमन से हो रहा है भारत बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल ये बात लगातार की जा रही है, और सनवत जी से भी हम इस बात पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विजय सिंह कौशिक जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र की सियासत पर उनकी गहरी पकड़ है। विजय जी, कल जिस तरह से हमने देखा, सबसे जो इम्पोर्टेंट पल था वो था जिस तरह से सीएम ने फेसबुक से एक खिताब किया, और उसके बाद उनका जो सफर था मातोश्री तक का, उस सफर के बीच में उनको कहीं ना कहीं हिमायत मिलती रही, यानी ताकत का मुजाहरा जो है वो भी होता रहा। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं 2 बजे का वक्त है, हालांकि ये टाइम जो है आगे पीछे भी हो सकता है, मैजिक फिगर की लगातार बात की जा रही है। देखिए, कल सीएम साहब ने जिस तरह भावनात्मक अपील की, उसमें आम शिव सैनिकों में तो उसका असर दिखाई देना भी चाहिए था, लेकिन उनके विधायकों में तो उसका कुछ असर हुआ नहीं। आज ही सुबह चार और विधायक जो हैं गुवाहाटी पहुंचे हैं। जी। शिवसेना का जो गढ़ माना जाता है माहिम दादर, उस इलाके के जो विधायक है सदा सरवणकर, वो भी आज गुवाहाटी पहुंच गए। कुर्ला मुंबई की एक सीट है, वहाँ के जो विधायक है मंगेश कुडालकर, वो भी आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। आशीष जायसवाल जो पहले पुराने शिव सैनिक रहे हैं, लेकिन पिछली बार उनको टिकट शिवसेना ने नहीं दिया तो निर्दलीय जीते, फिर बाद में शिवसेना को समर्थन दिया है नागपुर के, वो भी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। तो जैसा शिवसेना लगातार कह रही कि ईडी का डर है, तो क्या वहाँ करीब शिवसेना के 40 एमएलए है, तो क्या शिवसेना के सारे एमएलए भ्रष्ट हैं? और इन्होंने इतनी अकुत संपत्ति अर्जित कर ली है कि सबको ईडी का डर है? सवाल ये भी है कि क्या पूरी पार्टी की सारे विधायक भ्रष्ट हैं? तो जिस तरह लगातार शिंदे के साथ विधायक जुड़ रहे हैं, उससे तो ये सोचना ही पड़ेगा कि पार्टी में बेहद नाराजगी है, और जो शिवसेना ने गठबंधन बनाया एनसीपी और कांग्रेस के साथ, उनको स्वीकार नहीं है, उसके साथ वो सहज नहीं है। जी, और जिस तरह से लगातार बात की जा रही है कि दल बदल कानून की भी बात की जा रही थी, लेकिन अगर ये जो मैजिक फिगर है, मैजिक नंबर है, अगर ये हासिल कर लिया जाता है तो फिर वो भी यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकेगा। और ये बिल्कुल आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं सर कि 1-2 दिन की पटकथा नहीं है, इस पर काम हो रहा था। नहीं, एक दो दिन में नाराजगी पैदा नहीं हुई, नाराजगी लगातार कई महीनों से थी, और हम लोगों से तो विधायकों से बातचीत होती थी और उनके लोगों से बातचीत होती थी, उनकी सबकी यही कॉमन शिकायत थी कि सीएम साहब मिलते ही नहीं, उनसे हमारा कोई संपर्क ही नहीं हो पाता। तो हम अपनी बात उन तक रखे कैसे? इस बात को लेकर उनके अंदर बहुत नाराजगी थी। सीएम साहब का जो नॉट रीचेबल व्यवहार था, वो उनको बहुत भारी पड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा। कल उन्होंने इस पे सफाई भी दी कि बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से मैं घर से ही काम कर रहा था, ऑनलाइन काम कर रहा था, लोगों से मिलना जुलना कम था। लेकिन जहां तक मैजिक फिगर की बात है, तो मैजिक फिगर तो सिंधे गुट को मिल गया है। 37 विधायक चाहिए दल बदल कानून के तहत कि उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तो वो तो अभी उनके पास अपने विधायक हो गए हैं, तो स्वतंत्र गठ बना सकते हैं वो। जी, और सिंबल को लेकर भी आज जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी, ये भी बहुत मायने रखता है। तो 55 शिवसेना के 55 विधायक हैं, उसमें से अगर 40 उनके साथ हैं तो बचे कितने? 15 बच्चे, तो उनका गुट तो बड़ा है, तो नियमानुसार तो उन्हीं को सिंबल मिल जाएगा, मुख्य शिवसेना तो वही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो कुछ और ही कहानी बयान करती नजर आ रही। अब हम सनवर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी, पटेल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपको मेरी आवाज आ रही है पटेल सर? आ रही है। जी सर, बिल्कुल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बात की जा रही है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी भी है, बीजेपी ही है, देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि बहुत जल्द तमाम तर चीज़ें जो हैं साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है वो अपनाए हुए है। क्या कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही है? देखिए हिना जी, हमारे वरिष्ठ जो यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं सम्माननीय विजय जी, उन्होंने बहुत ही विस्तार से इन सारी बातों को खोल के रखा है। उन्होंने हमारी जो शिवसेना की विद्वान साथियां मौजूद जो यहाँ हमारे साथ हैं डिबेट में,
उनके प्रश्नों के भी बहुत ही अच्छे से उत्तर दिए। संजना उन्होंने मैम कहा कि जी। किस प्रकार से ईडी का कारण हो सकता है, तो इतनी बड़ी संख्या क्या भ्रष्ट हो सकती है, क्या उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति बनाई हो सकती है, सबकी सबने बनाई हो सकती है। तो बहुत ही विस्तार से उन्होंने जो जवाब दिया उसका अर्थ यही है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीतिक दल के नाते, विपक्ष के नाते विरोधी आरोप लगा सकता है, आरोप में मनाही नहीं है, लेकिन अगर हम इस सारे प्रकरण की जड़ में जाएंगे तो जड़ वहीं से पैदा होती है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर एक विचार के साथ काम करते हुए चुनाव लड़ा था। लेकिन जिस प्रकार से सरकार बनाने की बारी आई और सरकार अस्वाभाविक सरकार बनी, जिन राजनीतिक दलों से विचार मेल नहीं खाता शिवसेना का, उनके साथ सरकार बनी, तो ये सरकार कितने दिन चलना थी इसका संशय तो पहले दिन से था। और आज वही परिस्थिति शिवसेना के आंतरिक कारणों से हमको देखने को मिल रही है। तो जब देखने को मिल रही है, आप भी वहां के सबसे बड़े राजनीतिक दल हो, तो आप बैठे निवास तो करोगे। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें स्पष्ट कहना है कि हमारा इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। शिवसेना के लोगों को अंदरूनी घुटन हो रही होगी, जिस प्रकार से बातें सामने आई है जी। बहुत ही अच्छी तरह से एक जो कहना चाहिए बहुत मैच्योर स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता की तरह आपने यहाँ बीजेपी की बात भी रख दी है और आगे के लिए तस्वीर भी साफ कर दी है। इस पर भी हम आगे जरूर आपसे बात करेंगे। संजना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व की बात लगातार आ रही है, अब हर कोई कहता है कि बाला साहब जी थे, उनके हम ही असली दावेदार हैं। सब एक साथ क्यों नहीं चल रहे? उनका एक खास ऑरा रहा है, उनकी जो पूरी शख्सियत है, सभी उसके आगे नतमस्तक होते हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं के नाम को लेकर सब एक हो जाते हैं? सत्ता बीच में कहाँ से आ गई है? आज ही मुझे एकनाथ शिंदे जी का वो वीडियो मिला जो जब शिवसेना और भाजपा युति में थे जी। और कल्याण की भर सभा में वही भाजपा जो हिंदुत्व लेके चलती थी, वही शिवसेना जो हिंदुत्व लेके चलती थी, उसके बावजूद भाजपा के साथ किस तरह से भाजपा के मंत्री हमारे साथ व्यवहार करते हैं और हमारा किस तरह से हमें अपमानित करते हैं, और उसके वजह से एकनाथ शिंदे जी ने अपने मंत्री पद का राजीनामा कल्याण की भर सभा में माननीय उद्धव साहब के हाथ में दिया था बिफोर इलेक्शन जी। तो ये वीडियो सामने आने के बाद मैं अभी पूछना चाहती हूँ, हिंदुत्व तो तभी भी वही था, आज भी वही था। जब उसके बाद चुनाव के निर्णय आए, तब इन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ नहीं बैठना है, और उसके बाद ये निर्णय माननीय उद्धव साहब ने सबके सहमति से लिया था। और आज जाके अगर ये निर्णय बदल रहा है, वो कह रहे हैं कि ईडी के क्या सब ये है क्या, सब लोग चोर है क्या इसमें? मैं पूछ रही हूँ, ईडी के नोटिस बीजेपी के किसी नेताओं को क्यों नहीं जाती? बीजेपी के किसी मंत्रियों को क्यों नहीं जाती? सिर्फ जहां पे भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, उन्हीं राज्यों में केंद्र की ईडी क्यों इतने तरीके से एक्टिव है? क्यों इस तरीके से? अभी आप देखेंगे इसमें के भी तो 60 to 70% लोगों को ईडी की नोटिस आई हुई है, और ईडी के डर से ही लोग वहां पे जा रहे हैं। क्या मिलना है, क्या होना है, वो बात की बात है। कईयों को उन्होंने मंत्री पद के आमिष दिए होंगे। और पैसे के बारे में बोले अगर आप, काला धन, तो मैं तो कहना चाहूँ, काला धन कहाँ गया, कहाँ पे आया, किसके अकाउंट पे आया, आज तक मालूम नहीं है। पीएम केयर्स फंड है, पीएम रिलीफ फंड है, ये फंड में क्या घपला हुआ वो आज तक लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि क्या ऑडिट भी आपने वहां पे नहीं किया हुआ है। तो इसके वजह से ये हजारों करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी के पास जमा है, उसका उपयोग इस तरह से वो कर रहे हैं। ये तो आपने अपनी बात रखी, ये आपने अपनी बात रखी, लेकिन शिवसेना की स्पोक्स पर्सन है आप बेहतर समझ सकती हैं कि क्या पार्टी के जो तमाम सीनियर लीडर हैं, जो शुरू से पार्टी को चलाते रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बैठकर जब ये बेचैनी देखी जा रही थी, जो हम लगातार बात कर रहे हैं, आज या कल की बात नहीं है, एक पूरी ईमानदारी से आपसे जानना चाहूंगी, सबको मिल बैठकर जानना चाहिए था। आपने क्लियर कट बताया, अगर ये सब गुट इकट्ठा बैठता और उद्धव साहब को अपना निर्णय बताता, तो उसके ऊपर जरूर कोई निर्णय लिया जा सकता था। जिस तरह से उद्धव साहब ने कल मुख्यमंत्री पद का जो वर्षा बंगला है, जो बहुत बड़ी इज्जत का रुतबा है, वो उन्होंने वहां से रिलीज कर दिया, खुद ही आए यहाँ पे, और उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री पद के अपक्ष का प्रमुख पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर आप लोग हमें कह रहे हैं तो।
तो ये उन्होंने किया नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री जाके गुजरात में बैठे, क्योंकि रणनीति पहले तय हो चुकी थी। यहाँ पे आज बीजेपी क्या कर रही है मैं बताती हूँ आपको। देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे जी। हैं, अजीत दादा के साथ जब उन्होंने सरकार स्थापन करने की कोशिश की और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो नहीं हो, फिर से वो इतिहास फिर से ना दोहराया जाए, इसकी वजह से हर चीज की एहतियात बरत रहे हैं वो। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बीजेपी यहाँ वेट एंड वॉच की पॉलिसी तो अपना रही है और कहीं ना कहीं आगे आज शाम को या कल जो है बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। विजय जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम मैजिक फिगर की बात कर रहे हैं और शिवसेना की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना आज की बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि चाहे छगन भुजबल जी हो चाहे मैडम एक उदाहरण, गुजरात का हार्दिक पटेल जब वो कांग्रेस से बीजेपी में जाते, दूसरे दिन 20 के 20 उनके दंगल के केसेस नील हो जाते हैं। ये है ना, इनके पास जो वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन में ये सब धुले जाएंगे अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो है वो पटेल साहब तक पहुंच रही है, उनसे भी हम जानेंगे। मंत्रियों को, आमदारों को नोटिस आया है, ये नोटिस कैसे नील हो गया, कैसे पीछे गया? विजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शिवसेना के कई अहम लीडर, जाने माने चेहरे जो हैं वो छोड़कर जा चुके हैं। क्या पार्टी महसूस नहीं कर पाती है जिस चीज को लेकर वो आगे बढ़ रही थी उसको कायम रखना था? और एकनाथ शिंदे का अगर हम पूरी पर्सनालिटी को देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करीबी माने जाते रहे हैं, एक उनका भी अपना एक कद है। देखिए, शिवसेना में बगावत ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 4 बार शिवसेना में बगावत हो चुका है और सब में एक कॉमन बात ये रही कि बगावत करने वाले सारे लोग कट्टर शिव सैनिक थे और बाला साहब के बेहद करीबी थे। लेकिन वो बगावत इतनी बड़ी नहीं थी, शायद उसमें बाला साहब का भी असर होगा, उनके व्यक्तित्व का असर रहा होगा। वो बगावत इतनी बड़ी नहीं थी, पार्टी उससे उभर पड़ी। लेकिन अब तक की शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत है। तो शिवसेना की सत्ता में रहने के बावजूद उसके आधे से ज्यादा विधायक जो है बगावत पे उतर आए हैं, विरोध में खड़े हो गए हैं। तो इसलिए ये शिवसेना के लिए बेहद मुश्किल समय है। अभी इसको शिवसेना कैसे उभर पाएगी ये तो समय बताएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं अपने नाज़रीन को कि शिवसेना की अहम मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है। सीएम जो है वो आज खुद नहीं कोई मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन जो अहम मीटिंग है वो लगातार कहीं ना कहीं वो चल ही रही है। विजय जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, अगर आज 2 बजे ये जो मैजिक फिगर है, हिंसों का जो आदाद शुमार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हो जाता है, उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहती है, क्या कुछ रहता है, इसके लिए थोड़ी सी रोशनी आप डालेंगे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी? मुझे लगता है कि पहले शिंदे गुट का पहला प्रयास है कि वो पहले शिवसेना पे कब्जा करना चाहते हैं, उसके बाद उनकी सरकार बनाने अभी फिलहाल प्राथमिकता नहीं है, वो दूसरे नंबर पे है। सरकार बनाने के लिए सब कुछ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहले वो शिवसेना पे कब्जा करना चाहते हैं और उनको मैजिक फिगर मिल गया है कि जिस तरह के कल 4 एमएलए और पहुंचे हैं, आज भी सुबह 4 एमएलए पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि 37 की संख्या तक उनकी संख्या पहुंच गई है, तो वो अब अलग गुट के लिए मांग करेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष के पास। जी बिल्कुल, और जो संजय राउत जी कह रहे हैं कि बार बार आज खुलासा होगा और बहुत सारी जो छोड़ कर गए हैं बहुत सारी बातें, आज भी वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कहते नजर आए हैं मीडिया के सामने। संजय राउत जी की जहाँ तक बात है, वो तो पहले दिन से यही बोल रहे थे कि बस कुछ ही घंटे में सब सही हो जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें पहले दिन से पता था कि वो एकनाथ शिंदे वापस नहीं आने वाले हैं। उनको वापस आना रहता तो सूरत से वापस आ जाते। जिस समय वो गए थे उसी समय उनकी जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के नेताओं का यही कहना था कि वो आने वाले नहीं है वापस उनके पास। इसलिए उनकी बातों में मुझे तो बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आता और कुछ ही घंटे में उन्होंने जो कहा है उसका भी खुलासा हो जाएगा। जी बिल्कुल। विजय जी, आपसे फौरी तौर पर जानना चाहेंगे, शरद पवार जी एक ऐसे पेड़ की तरह हैं जो अपनी छांव में सबको रखता है, हम सभी जानते हैं। उनको एक जो कहना चाहिए कि लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं। शरद पवार जी का कितना अहम रोल आप यहाँ पर समझते हैं? देखिए, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। लेकिन पहले राज्यसभा चुनाव, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने
तीनों पार्टियों को पटकनी दी है, उससे तो सारे लोग मान रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र राजनीति का कोई चाणक्य है तो देवेंद्र फडणवीस हैं। और इस मामले में तो उनकी कोई भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा तो है नहीं कि शिंदे और या इनके सारे गुट जो है इनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं या इनकी बात मान लीजिए। अगर कुछ हो सकता तो उन्होंने जरूर किया होता जी इस बिल्कुल। शिवसेना के संकट निकालने के लिए। जी बिल्कुल। पटेल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है ना? जी सर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पार्टी का अपना मामला है, लगातार बीजेपी ये बात कह रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरह से लगातार उनके घर पर भी मीटिंग्स हो रही हैं, आगे की रणनीति वहां पर भी तय हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये अहम है कि अगर इस तरह का कोई ऑफर आता है एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, कुछ भी अगर इस तरह की बात आती है, तो फिर क्या पार्टी आगे जाएगी, बीजेपी आगे जाएगी? देखिए, जब हिना जी, इसमें बहुत स्पष्ट बात है कि हम वहाँ महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित है जी। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देने का काम किया है जी। तो परिस्थिति अगर आपने कहा ऐसी बनती है तो, जी। तो रिजल्ट भी उसके बाद सामने आएंगे, हम लोग निर्णय भी उसके बाद ही ले पाएंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय ले लेती है उसका बयान ही मैं यहाँ कर सकता हूँ, पर ये जरूर बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस और शरद पवार जी कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकी हालत खराब है। आज देखिए, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश से प्रवक्ता हूँ, और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के कमलनाथ जी को इस सारे संकट को हल करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचाया है। जो कमलनाथ जी अपनी चुनी चुनाई सरकार नहीं बचा पाए मध्य प्रदेश। चलिए ठीक है, चूंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है, वरना मैं संजना जी से जरूर ये सवाल करना चाहती कि अगर उद्धव ठाकरे जी सीएम नहीं रहते हैं तो फिर कौन उसका चेहरा होगा। इस पर भी हम लगातार बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का उनका इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज